नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास के साथ। दोस्तों, जैसे कि हमारी टीम ने फैसला किया था कि हम एनआईओएस के सारे एमसीक्यू लेके आएंगे वन बाय वन, और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अभी जो हम करेंगे वो होम साइंस के एमसीक्यू के साथ करेंगे। तो दोस्तों, एमसीक्यू की शुरुआत अभी हम करने वाले हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है। तो दोस्तों, 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? और एग्ज़ाम के लिए आपके पास समय बहुत कम है, तो शुरू करते हैं। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है होम साइंस का। तो 18 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है? और इसमें 43 क्वेश्चंस आते हैं, और जो 1 से 16 यानी 16 जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू का होता है। तो एमसीक्यू के पैटर्न पे हमारे पास 16 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए एमसीक्यू में होम साइंस में क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और एग्जाम्पल के साथ आपको आंसर लिखने होते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि राम कमजोर है, थका हुआ है, अक्सर बेदम रहता है। बेदम मतलब ब्रेथलेस, जिसको सांस लेने में समस्या आती है। उसका जीभ पीला है, उसकी उंगली और पैर की जो उंगली है वो पिन है और सुई जैसी है, ठीक है? तो बताइए कि उसमें ऐसे कौन से रोग हैं, ऐसी कौन सी बीमारी है उसके पास, ऐसी कौन सी बीमारी उसको हो गई है जिसके कारण उसके पास ये सारी समस्याएं आ रही है। क्या उसको विटामिन ए है? जब भी विटामिन ए की बात हो तो याद रखना कि हमेशा आंख की समस्या आएगी और कोई समस्या नहीं आएगी। क्या उसको अनीमिया है? क्या उसको आयोडीन है? क्या उसको विटामिन डी है? तो उसको क्या है? उसको अनीमिया है। अनीमिया एकलौती बीमारी है जिसमें व्यक्ति का कमजोरी, थकान और अक्सर सांस लेने की समस्याएं, जैसे और जीभ का पीला होना, ये सब लक्षण देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है? होता यह है कि शरीर के अंदर जो ब्लड की यानी जो हमारे अंदर जो खून की जो होती है उसमें कमी हो जाती है, और इसकी कमी से क्या होता है कि शरीर के बाकी हिस्सों में खून नहीं पहुंच पाता है, और व्यक्ति जो होता है समय के साथ कमजोर होने लगता है, ठीक है? आमतौर पर ये बीमारियां क्या होती है, महिलाओं के अंदर आमतौर पर देखी जाती है हमारे देश में, और ये उम्र के साथ ये बीमारी होती है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इसका इंग्लिश पैटर्न है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व स्कूल के लिए आहार योजना बनाते समय किन तरीकों को विचार किया जाता है? मान लीजिए स्कूल में हम गए और हमने एक योजना बनाई, ठीक है? स्कूल गए, स्कूल में एक योजना है खाने की, कि बच्चों को किस तरीके से किस प्रकार के खाने हमें दिए जाएंगे, इसकी हमने योजना बनाई है। तो अब देखिए हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हमें अगर बच्चों के लिए खाना बनाना है तो किस प्रकार का हम खाना बनाएंगे। कम मसालेदार भोजन, या फिर हाथ से बनाए हुए भोजन, अच्छी मात्रा में भोजन, सहकर्मियों को जो भोजन पसंद आए, मतलब हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो भोजन पसंद आए हम वो बनाएंगे, ठीक है? या भोजन ना तो अधिक गर्म होना चाहिए ना तो अधिक ठंडा होना चाहिए। नीचे देखिए, नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए पहले में लिखा हुआ है 1, 2 और 3, दूसरे में लिखा हुआ है 2, 3 और 4, तीसरे में लिखा हुआ है 3, 4, 5 और चौथे में लिखा हुआ है 1, 3 और 5। तो जो इसका आंसर होगा वो, क्योंकि अगर आप ध्यान से इस ऑप्शन को पढ़ें तो सहकर्मी का जो भोजन, मतलब अब हमारे सहकर्मियों को क्या पसंद है, इससे हमें बच्चों के स्वास्थ्य का क्या मतलब बनता है, ठीक है? अच्छी मात्रा में हो, देखो खाना हमेशा पौष्टिक होना चाहिए, अच्छी मात्रा में हो या ना हो इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है? इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लीला अस्वस्थ है, यानी कि एक लीला नाम की लड़की है जो बीमार है। उसे डॉक्टर ने सलाह दी है कि वो केला खाए, दही खाए, बिस्किट खाए, साबूदाने की खिचड़ी खाए, उबले हुए अंडे भी खाए, ठीक है? ये सारी चीजें डॉक्टर ने कहा उसको खाए, लेकिन वो क्या ना खाए, वो क्या है, उसको खाए साबुत साबूदाना ना खाए, ठीक है? दालें ना खाए, मिर्च ना खाए, तले हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ना खाए, हरे पत्तीदार सब्जियों से भी ना खाए। तो इन चीजों को उसे डॉक्टर ने रोकने रोकने के लिए कहा है। तो ऐसी कौन सी बीमारी उसको हुई है, ठीक है? क्या उसे मधुमेह है, यानी कि उसको डायबिटीज है? देखिए यहाँ पे किसी भी समय में डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि उसको चीनी खाने से रोका नहीं है, तो उसको डायबिटीज नहीं हो सकती। क्या उसको कब्ज है? क्या उसको दस्त है, मतलब इसको डायरिया कहते हैं? या उसको हाइपरटेंशन है? तो उसको क्या है, दस्त है। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर ने हमेशा पतला खाने के लिए सलाह दी है, ठीक है? अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर में डेड स्टोरेज क्या होता है? डेड स्टोरेज से हमारा तात्पर्य है कि क्या डेड स्टोरेज होता है क्या रसोई के अंदर? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज वो जगह है जहां पर हम किसी भी चीज को रखते हैं, चाहे वो उपयोगी वस्तु हो या फिर मतलब कोई भी चीज होती है। जैसे कि स्टोरेज है, एक जगह पे हमने कुछ सामान रख दिया और हम भविष्य में समझ कर रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में ये चीज हमारे काम आएगा, तो उसको कहते हैं स्टोरेज। अच्छा, स्टोरेज में हमारे पास जो है इसी के संदर्भ में बनता है कि डेड स्टोरेज क्या होता है, कि वो भी किचन के अंदर। तो किचन में डेड स्टोरेज क्या है? क्या गीले बर्तनों को और गीले बर्तनों से जो हम बर्तन है उसको हम धोने का जो क्षेत्र होता है जिसको हम वेस्ट वॉशन कहते हैं, ठीक है? उसको वेस्ट वॉशन मतलब जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं, क्या उसको हम डेड स्टोरेज कहते हैं? दूसरा क्या है, दल और अन्य जो
खाने वाली जो चीजें होती हैं, उसका जो भंडारा जहाँ पे हम खाने की चीजें रखते हैं, क्या उसको हम डेड स्टोरेज कहते हैं। या फिर अक्सर और हमेशा काम में आने वाली जो चीजें होती है उसको डेड स्टोरेज कहते हैं। या फिर कभी कभार इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं उसको हम डेड स्टोरेज कहते हैं। देखिए, डेड स्टोरेज उसको कहा जाता है जो कभी कभार इस्तेमाल होने वाली चीजें होती है। मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कि हम त्योहार वगैरह या पूजा में या फिर कोई मेहमान वगैरह घर आते हैं, तो जो हमारे घर में कुछ सामानें होती है वो अलग रखी होती है, उसका इस्तेमाल भी कभी कभी किया जाता है। तो वो जो कभी कभार जहाँ जिस जगह पे उन सब चीजों को रखा जाता है, उस जगह को ही कहते हैं डेड स्टोरेज। ठीक है, तो चलिए अगले देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि पूर्व तैयार खाना, मतलब पहले हमें खाना तैयार करना है, तो खाना जो तैयार करते हैं उससे पहले खाना पकाने और खाना धोने का जो जगह होता है वो एक दूसरे के पास होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे हम खाना बनाएंगे या जहाँ हम खाना को काटेंगे धोएंगे, वो जगह बिल्कुल पास पास में होता है। खाना बन रहा है एक जगह, और खाना की जो बर्तन धोने की जगह है वो भी एक जगह है। खाना की बर्तन धोने की जगह और खाना धोने की जगह एक ही जगह होता है। क्यों होता है? तो देखिए, क्या इससे हमें इससे हमें इससे जगह बचाने में मदद मिलती है, मतलब दोनों को अगर हम पास पास रख देते हैं तो क्या जगह बचता है, या फिर इससे रसोई के सौंदर्य बढ़ जाता है, या समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है, या फिर कोई धार्मिक भावना है। देखिए, धार्मिक भावना तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर धार्मिक भावनाएं होती तो हर धर्म के अपने अपने कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पर सभी धर्मों के एक जैसे नियम कैसे फॉलो हो सकता है? इसीलिए इन चीजों को हम इतनी आसानी से फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी, क्योंकि जिसमें क्या होता है कि समय और ऊर्जा दोनों की ही हमारे पास बचत होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो बिजली उत्पादन है, बिजली उत्पादन में पवन ऊर्जा को एक असीमित आपूर्ति होती है। ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और यह गैर प्रदूषण भी है। तो बताइए, पवन ऊर्जा कौन सी तरह की ऊर्जा होगी? ठीक है, मतलब बिजली उत्पादन करने में पवन ऊर्जा के हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये अगर हमारे पास कभी भी इस तरह का ऑप्शन आए कि एक ऊर्जा है जो असीमित मात्रा में है और गैर प्रदूषण के लिए है, तो जान लेना कि वो ऊर्जा कुछ नहीं है, वो गैर परंपरागत ऊर्जाएं हैं। हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन सी है जो गैर परंपरागत है। अच्छा, ये परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर है? तो परंपरागत वो ऊर्जाएं होती है जिनकी एक सीमा होती है, वो एक सीमा के साथ खत्म हो जाएंगे समय के साथ, और वो प्रदूषणकृत होती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 11 से 13 वर्ष की जो आयु होती है, आयु में क्या होता है कि ऊंचाई और वजन में अचानक वृद्धि होती है। तो ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण के 13 से 11 वर्ष की उम्र में ऊंचाई और आयु में वृद्धि होती है? तो जो हमारे पास ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए। ऊर्जा में तेजी, यौवन, व्यवस्था और खिंचाव। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विकास में तेजी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवजात का जो सर होता है, मतलब एक नवजात बेबी है, एक न्यू बॉर्न बेबी है, जिसका जो मस्तिष्क है वो समय उसमें क्या होता है कि उसका जो नवजात बेबी है उसका जो सर होता है वो शरीर के बाकी हिस्सों से थोड़ा आकार में बड़ा होता है। तो वो कितने बड़े आकार का होता है? ठीक है, आगे ऑप्शन है हमारे पास, क्या वो शरीर के आकार का वो 1/4 हिस्सा होता है, या फिर वो शरीर के आकार का 1/8 भाग होता है, शरीर के आकार का 1/12 भाग होता है, या शरीर के आकार का 1/6 भाग होता है? तो असल में शरीर का वो 1/4 भाग होता है। हमने बचपन में देखा होगा कि जब या भी हम किसी बच्चे को अगर हम देखें तो उनका जो सर का आकार होता है वो उनके बाकी शरीर के हिस्सा से थोड़ा बड़ा होता है। इसीलिए हमें जब बच्चे को उठाने के लिए दिया जाता है तो काफी सुरक्षा के साथ और कहा जाता है कि इसको ध्यान से पकड़ें। ठीक है, क्योंकि उसके जो सर का आकार है वो काफी छोटा और सर के नीचे एक छोटा सा हाथ लगाया जाता है। आमतौर पर आप इस तरह को एग्जाम्पल को बहुत ही बारीकी के साथ देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 साल की उम्र में सीना, एक सीमा नाम की जो लड़की है, छोटी बच्ची है, क्योंकि जब 4 साल की थी तो उसका मानना था कि अस्पताल में बच्चों को अस्पताल से लाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो 9 साल की हुई तो उसकी जो ये भावना थी, उसका जो ये मानना था, ये बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? उसकी व्यवहार में क्या ऐसी परिवर्तन आया जिसके कारण ऐसा हुआ? क्या उसके वर्गीकरण हुआ? वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। क्या उसने मतलब कुछ ज्यादा ही सोच लिया? ठीक है, उसने क्या किया? दूसरा क्या है उसका? प्रतिवर्तिता। तीसरा क्या है? उसने कल्पना और वास्तविकता की अवधारणा। चौथा क्या है? उसने दूसरे के दृष्टिकोण को समझा। तो जो उसका उसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, कल्पना और वास्तविकता की अवधारणा। कल्पना यानी कि जब वो 4 साल की थी तब उसने ऐसी कल्पना की थी, और जैसे ही वो 9 साल की हुई, जैसे ही वो 9 साल की हुई, उसकी ये भावना जो थी, उसकी जो कल्पना थी, ये टूट गई और इसको इसने वास्तविकता का रूप ले लिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो नीना नीना नाम की एक महिला है, लड़की है, उसका मानना है कि 40 किलोमीटर जो प्रति घंटे जो गाड़ी चलती है, गाड़ी चलने से गाड़ी जो है, चलने वाली जो गाड़ी है पहले पहुंचेगी, लेकिन
40 किलोमीटर प्रति गति से जो यात्रा करना इसकी एक विशिष्ट विशेषता है। मतलब मान लीजिए नीना जो है, नीना समझ रही है जो 40 किलोमीटर की गति है, गति से जो चलने वाली जो गाड़ी है वो पहले पहुंचेगी, ठीक है, लेकिन 40 किलोमीटर की गति से चल रही है, ये इसकी क्या है, ये इसकी विशेषता है। तो बताइए नीना की उम्र कितनी होगी, वो क्या होगी, क्या वो इन्फेंसी होगी, मतलब बहुत ही छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, सेशनावस्था। मध्यम अवस्था किसे कहते हैं, जो बच्चे 5 से 8 साल के बीच के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, वो 3 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं। और किशोरावस्था तो आपको पता ही है, जो 15 साल के ऊपर के बच्चे हो जाते हैं। तो एक्चुअली में ये कौन से बच्चे हैं, ये मध्य बचपन, जो जिनका जो मध्य बचपन चल रहा है, ये उस प्रकार के बच्चे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए नमदा, नमदा जो है एक पारंपरिक कश्मीरी ग्लिच है। ग्लिच मतलब आप इसको कालीन को देख सकते हैं, ये कालीन जो है इसी को नमदा या फिर रूख कहते हैं, ठीक है। और ये बनाया जाता है, किस चीज से बनाया जाता है, ये डायरेक्टली देखिए कि ये जो हमेशा बनाया जाता है, ये हमेशा रेशम से बनाया जाता है। कश्मीर में रेशम मार्ग का आपने नाम सुना होगा, किसी जमाने में कभी चलता था, तो रेशम मार्ग में भी इसकी खोज हुई थी उस दौरान। और ये जो है आज कश्मीर में और उसके आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा फेमस होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बने हुए कपड़े प्रति वर्ग इंच ताने और बाने की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। अगर कोई कपड़ा बन चुका है उसका जो ताना और बाना है वो क्या होगा, तो देखिए क्या वो बनाई गई नेट धागे की गिनती या फिर सैल्वेज। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, क्या होगा, धागे की गिनती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साबुन, जो साबुन होता है, साबुन वो जो हाथ धोने वाला साबुन होता है, वो समय के साथ कपड़े को फीका बना देता है, बिल्कुल सही। तो वो क्यों बना देता है, ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसके कारण साबुन जो होता है वो कपड़े को बहुत ज्यादा मतलब फीका बनाता है। आप भी देखते होंगे जो नए कपड़े होते हैं बार बार उनको साबुन से कर बार बार उनको धोया जाता है, तो धोने के साथ क्या होते हैं, उनके जो रंग होता है, रंग में परिवर्तन आने लगता है। चाहे वो कपड़ा कितना भी ब्रांडेड हो, कितना भी महंगा हो, लेकिन वो समय के साथ उसके रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या कारण है। पहला होता है चिकनी गंदगी को नहीं निपटा देता, देखिए उसके पास जो कपड़ों के ऊपर गंदगी लगी है अगर वो नहीं निपटाता तो हम कपड़े का इस्तेमाल ही क्यों करते, साबुन का उपयोग क्यों करते। दूसरा क्या है कि ठंडे पानी में नहीं घुलता है, बिल्कुल नहीं, ठंडे पानी में तो और बेहतर ढंग से घुलता है। तीसरा है कि कपड़े जो पर साबुन का जो जमाव होता है वो छोड़ देता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है कि बसा और मोम से मिलकर साबुन का निर्माण होता है। देखिए पहली बात तो साबुन का निर्माण बसा और मोम नहीं, बसा और तेल से मिलकर होता है, ठीक है। चौथा है कि ये जो सी वाला ऑप्शन है कि कपड़े जो होता है साबुन पर जमाव छोड़ देता है, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कपड़े जो होता है मतलब कपड़े पर जो साबुन अगर हम बार बार उसके ऊपर लगाते हैं तो साबुन का जो वो जमा हुआ हिस्सा होता है वो उसके ऊपर कपड़े का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको वो छोड़ने लगता है, उसको हटाने लगता है, ठीक है। जब हम बार बार साबुन से उपयोग करते हैं तो वो इस तरीके से उसको हटाने लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल वाइटिंग एजेंट, ठीक है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल ब्रीथिंग एजेंटों के बारे में, एजेंटों के संबंध में आप जो है कितना सत्य है, मतलब इसमें कथनों में कौन सा सत्य है। देखिए क्या वो किफायती होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है। तीसरा वो कपड़े को सफेद करते हैं। तीसरा वो रंगहीन होते हैं, रंगहीन रंग होते हैं। तीसरा ये और चौथा बी और सी दोनों। देखिए पहली बात तो यह है कि जो और जो ऑप्टिकल ये ब्लीथिंग एजेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ। मान लीजिए एक होस्ट, हम किसी हॉस्टल में गए, किसी होटल में गए, तो होटल में अगर आप कभी जाएंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ के जो बेडशीट होते हैं, वहाँ के जो तकिए होते हैं, वो हमेशा सफेद रंग के होते हैं। उसके सफेद रंग का कारण यही होता है कि वो बहुत जल्दी उसको साफ किया जा सकता है, उसको आसानी से साफ कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी गंदा हो, ठीक है। और उसमें हम उसकी सफाई करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्टिकल ब्रीथिंग का एजेंटों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है वो सस्ता तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो सफेद रंगों को बहुत जल्दी साफ कर देता है। और जो तीसरा क्या है, वो रंगहीन होता है। तो इसका जो दोनों ऑप्शन है ये सही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा आंसर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि देखिए सफाई जो सफाई होता है, सफाई की हिलाने और पीटने की विधि, मतलब एक चीज है होते, एक मान लीजिए कपड़ा हमने लिया और उसको हमने सफाई, उसकी जो सफाई करनी है वो हम कैसे करेंगे, उसको पहले हम बहुत तेजी से हिलाएंगे और फिर उसको पीटेंगे। तो मान लीजिए हम जो कपड़े हैं उनमें से कौन से कपड़ा है जिसका हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या हम साड़ी को और पोशाकों को ऐसे करते हैं, बिल्कुल नहीं, हम उन्हें बेकायदा धोते हैं। तीसरा क्या है, बिनाइल फर्श, जो फर्श होता है, क्या फर्श को हम हिलाते हैं और पीटते हैं, बिल्कुल नहीं। चौथा होता है चादर, क्या हम चादर को ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल नहीं, हमारे घर में से धोया जाता है। चौथा है कालीन और पर्दे, आमतौर पर कालीन के साथ इस तरह की चीजें करने को देते हैं, और पर्दों का इस्तेमाल भी हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम कालीन को धोते नहीं है, हम उन्हें क्या करते हैं, हिलाते हैं और पीटते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये समझ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय रंग, मतलब इसमें ट्रायल कलर, 3 कलरों का अगर हम मिश्रण बना है, 3 रंगों को अगर हम आपस में मिक्स करें तो क्या बनेंगे। क्या वो 2 प्राथमिक रंग बनेंगे, प्राथमिक रंग जो पहले के रंग थे, क्या वो 2 माध्यमिक रंग बनेंगे, क्या तो दोनों रंगों को आपस में मिला देंगे, मतलब
तो अगर हम 3 रंगों को आपस में मिलाते हैं तो 2 अलग-अलग प्रकार के रंग में मिल जाएंगे। तीसरा है कि एक तो पहले प्राथमिक रंग बनेगा, एक तो वो जो शुरू वाला रंग था वो होगा, और दूसरा क्या है 2 अलग रंग का हमें देखने को मिल जाएगा। चौथा क्या है, एक प्राथमिक होगा और 2 द्वितीयक रंग होगा, मतलब एक प्राथमिक और एक द्वितीय। तो ऐसा नहीं होता, इसका जो ऑप्शन होता है सी वो बिल्कुल सही है कि हमें एक जगह तो मिल जाएगा प्राथमिक रंग और एक जगह मिल जाएगा हमें द्वितीय रंग। मतलब एक जगह में मिल जाएगा जो पहले रंग का रंग था शुरुआती दिनों टाइम का, और एक रंग हमें मिलेगा दूसरा रंग, मतलब दोनों को मिक्सचर करके जो बनाया जाता है उस प्रकार के रंगों को हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग भव्यता और रॉयल्टी का प्रभाव है। देखिए, बैगनी, पीला, भूरा और गुलाबी। इस किताब के हिसाब से, जो किताब एनआईओएस ने